नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 44 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल रिलेशन एंड मैक्सवेल इक्वेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंटरनल एनर्जी, और आगे बढ़े एंथैल्पी के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में भी क्या किया था? डिस्कस किया था। वहां पर हमने आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो ये सब चीजें क्या हैं? जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है, ये क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, या ऐसा बोल सकते हैं ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट एम है वो ये है कि इन थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी को एक दूसरे के साथ रिलेट कराना है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल को एक दूसरे के साथ क्या करना है? रिलेट कराना है। अब कैसे कराएंगे, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। देखो, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास क्या है, कोई दो वेरिएबल हैं, एक क्या है x है और दूसरा क्या है y है। दो आर्बिट्री मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, एक x ले लिया मैंने और एक क्या ले लिया मैंने? y ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करना चाहूँ, इन दो वेरिएबल को एक दूसरे के साथ रिलेट करना चाहूँ, मान लिया ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या बोल सकते हैं अगर आपने कभी भी जिंदगी में मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो उसके लिए ये चीज़ कोई नई नहीं है। एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ये क्या है? एक जानी पहचानी चीज़ है। वो बोलेगा कि जो एक्स और वाई के भी रिलेशन है वो कैसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर जो ये तो हमको समझ में आता है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? वाई स्क्वायर है, बीच में धन का साइन है। इधर क्या है? इसे मैं क्या बोलता हूँ? फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। यानी ये क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसको दिखा रहा है? एक्स और वाई के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है। यानी यहाँ से हमको क्या पता चला? हमको यहाँ से पता चला कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, तब उन दो वेरिएबल को एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए मैथमेटिक्स में किसका यूज करते हैं? फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है। सिमिलरली अगर मेरे पास थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है, यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, कंप्रेसिबिलिटी, अगर ये मेरे पास अब वेरिएबल हैं, तो इन सब को भी एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब जो वेरिएबल, जो ये फंक्शन जिन वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, वो कौन से वेरिएबल हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं। और थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल को रिलेट करने वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं। या फिर उन्हीं फंक्शन को हम एक और नाम दे देते हैं, क्या? थर्मोडायनेमिक रिलेशन। और कभी कभी हम उनको क्या बोल देते हैं? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। और आज हम क्या करेंगे? उन्हीं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे और अंत में हम मैक्सवेल इक्वेशन की कुछ झलक यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो एम है वो समझ में आ गया? ओके, अगर एम समझ में आ गया तो जो अभी तक हमने बोला और जो आगे हम करने वाले हैं उसको एक विस्तार से क्या करेंगे? इस बोर्ड की सहायता से लिखते हुए चलेंगे और करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं और एक तारतम्य से आगे बढ़ते हैं। कोई पेन निकालिए आपने, कोई पेन निकालो फटाफट और हिंट डालो क्या? थर्मोडायनेमिक रिलेशन एंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो उसमें लिख के चलेंगे सिंस वी नो, सिंस या टिल नाउ, ऐसा लिखो, टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट thermodynamic properties or we can say thermodynamic variable such as, बताओ क्या क्या होते हैं? एक होता है क्या? टेम्परेचर, एक होता है क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, कंप्रेसिबिलिटी कैसे दिखाया था हमने? ठीक है, चलो इसको सीधे ऐसे ले दो, कंप्रेस, क्योंकि अलग अलग जगह अलग तरीके से दिखाते हैं, अलग अलग बुक वाले, तो इसको क्या दो? कंप्रेसिबिलिटी दो, कंप्रेसिबिलिटी एक्स्ट्रा ETC। ओके, तो ये क्या है? मेरे पास कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है। नाउ वी वांट टू नो रिलेशन बिटवीन देम, रिलेशन
रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा वो हमें क्या करना है, अब फाइंड करना है। टू डू दिस वी डिफाइन सम, टू डू दिस we define some thermodynamic relation और कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, हम थर्मोडायनेमिकल फंक्शन भी बोल देते हैं, कभी क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल भी बोल देते हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एज फॉलोइंग। तो हमारे पास क्या होते हैं, 4 टाइप के थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंटरनल एनर्जी, हमने पढ़ा हुआ है, तो पहली चीज तो आसान होगी। दूसरा यहाँ पर एक नया नाम आता है, उसे हम बोलते हैं क्या, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ये आपके लिए क्या होगा, नया होगा। तीसरा होता है एंथैल्पी, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। और चौथा जो फंक्शन होता है वो होता है गिब्स पोटेंशियल। ठीक है, तो 4 यहां पर हम क्या करते हैं, फंक्शन या बोलते हैं 4 पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। पहला जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी। क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन जो विस्तार में जो होता है या बोल सकते हैं पूरा अंदर घुस के एक माइक्रोस्कोपी बोलना सही नहीं रहेगा, हम उसको एक अच्छे से हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करते हैं, अच्छे से हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उसका रिकैप उसको कर लेंगे। ठीक, तो पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी है। दूसरा क्या है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एच या फिर एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, एफ से, बिकॉज एस से क्या आ जाएगा, एंथैल्पी आ जाएगा ना। और जो हमारे पास थर्ड होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। और जो चौथा फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास क्या, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फंक्शन या गिब्स पोटेंशियल। ओके, तो गिब्स और हेल्महोल्ट्ज क्या है, 2 नए नाम है, और गिब्स जी है तो इसे किसे दिखाते हैं, हम जी से दिखाते हैं। आई बात समझ में। तो 4 हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या बोल सकते थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं ना। एक एक करके क्या करेंगे, इन सबको डिफाइन करेंगे और ये देखेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, और जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है वो किन वेरिएबल का फंक्शन होता है, और जो एंथैल्पी होता है वो किन वेरिएबल का फंक्शन होता है, और जो गिब्स पोटेंशियल है वो किन वेरिएबल का फंक्शन होता है। ठीक है, आई बात सुनने। अब ये मत कहना कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वहां पर कंडीशन क्या थी, इंटरनल एनर्जी, हम किसकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे। तब वहां पर हम बड़े छीना चौड़ा करके बोलते थे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। लेकिन वो चीज पुरानी है। जब हम किसकी बात करते हैं, रियल सिचुएशन की बात करते हैं, तब वहां पर जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो और चीज पर भी डिपेंड करती है, हम उसको और वेरिएबल भी डिपेंड करती है, और वो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं वो हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंट डालो, क्या, इंटरनल एनर्जी। ना क्या होती है इंटरनल एनर्जी, हम सब जानते हैं, अगर हमारे पास कोई गैस है तो गैस, अगर हम किसकी बात करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरी गैस, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में हमारे पास क्या है, कोई गैस है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और उस रैंडम मोशन की वजह से उस गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, कुछ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और उन सब मॉलिक्यूल की जो कंबाइन या बोलते हैं, उन सब मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो रियल गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा रहा होता है, या फिर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूलर फोर्स से अपनी ओर खींच रहा होता है। तो इसकी वजह से उन मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं सारे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दूं और जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास निकल के आती है
जिसे मैं क्या बोलता हूं, टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूं। और सम ऑफ टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल एनर्जी, आपने हिंट लिखी इंटरनल एनर्जी। अगर नहीं आ रहा समझ में ना तो पीछे लेक्चर देख लो, वैसे समझ में आ रहा होगा, कोई नई चीज़ तो है नहीं, बहुत बार पढ़ चुके यार, क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब तो बीएससी में पहुंच गए। तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक गैस का चैम्बर है, यहाँ बोलते हैं गैस सिलेंडर है यूँ करके, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इस तरीके से एक हमारा प्यारा सा पिस्टन लगा दिया। इसके अंदर क्या है, ये मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ूँ तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल टकरा रहा है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रैंडम यहाँ पर मोशन हो रहा है। तो इस मोशन की वजह से इसके पास क्या होगी, कुछ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी, लेट अस से दिस इज के। तो ये क्या है मेरे पास, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। और कुछ ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा होगा, अपनी ओर खींच रहा होगा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से इसके पास क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे मैं क्या बोलूंगा, यूपी बोलूंगा। एंड दिस यूपी पी बेस में है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड सम ऑफ दीज टू एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक, सॉरी इंटरनल एनर्जी। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, इंटरनल एनर्जी बोल देता हूं। तो यहां से मेरे पास U इक्वल टू कितना आ गया, UK प्लस P आ गया, ठीक है, सॉरी UK प्लस UP आ गया, यानी उत्तराखंड प्लस, अरे ये तो गजब हो गया ना, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश, UK प्लस UP, उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश, और अब दोनों अलग हो गए तो उत्तराखंड अलग हो गया हमारा और उत्तर प्रदेश अलग हो गया, ठीक। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि अगर वहां पर गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई भी इंटरेक्शन फोर्स नहीं है, अगर मैं आइडल गैस की बात करता हूं, तो आइडल गैस के केस में हम क्या मान के चलते हैं कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ आइडल गैस। तो आइडल गैस के मॉलिक्यूल के बीच किसी भी टाइप का इंटरेक्शन वाला फोर्स नहीं है, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा, वहां से हम बोलेंगे कि इफ देयर इज नो इंटरेक्शन, इफ देयर इज नो इंटरेक्शन, no interaction between molecule, between molecules, then जो मेरे पास यूपी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास सिर्फ क्या, उत्तराखंड है, यानी यूके। तो इस केस में जो मेरे पास टोटल इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, मेरे पास यूके के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई आपको। तो यूपी इक्वल टू 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ यूपी 0 रख दो तो बचे क्या मेरे पास यहाँ पर ओनली ऑन यूके बचा ना। अब देखो, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बात हमको पहले से पता थी। नाउ सिंस वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जल्दी बोलो, ये होता है हमारे पास क्या, dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, du निकालूँ, देन दिस du विल बी इक्वल टू dq माइनस dw। ये होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बगल में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नीचे को लिखते जाना है। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो du इक्वल टू कितना आ गया, dq माइनस dw आ गया। ये तो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई थिंक अभी तक मैंने ये बात नहीं करी, लेकिन वो जो फॉर्म है ना, वो फॉर्मूला है ना, जो क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कम से कम 20 या 25 बार मैंने लिखा होगा। फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी आया वो कहां से निकल के आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आया। और जो हमने ये लिखा है, सिंस वी नो, जो स्लॉट होता है यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, वो क्या होता है, ds इक्वल टू dq अपॉन t होता है। ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। मैंने कहा कभी नहीं अभी तक, मतलब कहना चाहिए था वैसे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं एक ये चाह रहा था कि कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाया जाए इसके लिए। अब मैं ये बोलने के लिए क्या लेक्चर बनाता यार, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, तो इसके लिए क्या लेक्चर बनता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको घुसा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर घुस गया, तो दिस इज माई मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है कहाँ से निकल के आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया ना, ठीक है। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dq इज इक्वल टू TdS, dq इक्वल टू TdS। तो यहाँ से एक काम करो, dq इक्वल टू TdS यहाँ से उठाओ, इधर पुट करो, तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी du इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, TdS माइनस का नाउ dw इक्वल टू क्या होता है, इन मैथमेटिक्स वर्क डन इक्वल टू p इंटू dv होता है, नहीं होता है।
ठीक है, होता है, तो P इंटू कितना आ जाएगा, dV आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, जब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी में इनफाइनिटिजिमल चेंज कर रहा हूँ। माना मेरे पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुई, du चेंज हुई, और इस इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज हुई, इधर देखो, एक तो एंट्रोपी चेंज हुई, दूसरा क्या, वॉल्यूम चेंज हुआ। एक एंट्रोपी चेंज हुई और दूसरा वॉल्यूम चेंज हुआ। देखो अब ध्यान सुनना इस चीज को, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, यहां से कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको देखो। जब मैंने किसी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को कितना चेंज किया, du चेंज किया, मैंने नहीं भी किया तो हुई कैसे न कैसे, उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, du का चेंज, यानी इनफाइनिटिजिमली स्मॉल चेंज हुआ। इस चेंज की वजह से उस सिस्टम के और कौन से वेरिएबल या बोलते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई, इधर देखो, एक तो एंट्रोपी चेंज हुई, दूसरा उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस किस का फंक्शन होगी, दिस विल बी द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट। ये दो इक्वेशन जो यहां पर मैं लिखी है, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाले को, नीचे को क्या बोल दो, 1a बोल दो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इक्वेशन 1a। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी, दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1a आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो जो आने वाला स्टेप है ना, या आने वाले जो लेक्चर होंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है। लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं लेक्चर खत्म होते होते आपको एक ऐसा यंत्र दे जाऊंगा कि आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन फिलहाल आपको क्या रखना है, यहाँ पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। तो ऐसे क्या पता चला कि इंटरनल एनर्जी है फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई इंटरनल एनर्जी के बारे में, इतना ही हमारे पास। और एक चीज और होती है इंटरनल एनर्जी के बारे में, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इट मीन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आई, ओके। अगर इतनी बात समझ में आई, अब बढ़ते हैं हमारे किसकी ओर, जो हमारे पास सेकंड पोटेंशियल है, यानी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की ओर। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, हेल्महोल्ट्ज सेकंड। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। नाउ अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अब मैथमेटिकल फंक्शन है तो कहीं ना कहीं से इसमें आना ही पड़ेगा। देखो सिंस वी नो, लेट अस से फॉर एनी सिस्टम व्हाट वी हैव फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्या, du इज इक्वल टू dq माइनस का p इंटू dv। ये होता है नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब जानते हैं ऐसा होता है। अब देखो, एंड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड अगर मैं किसकी बात करूं, स्लॉट की बात करूं, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट वी नो, dq इक्वल टू TdS होता है। ऐसा भी होता है, हाँ जी होता है, dq इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, TdS आ गया। तो यहां से dq को उठाकर इधर पुट कर सकता हूं मैं, हाँ जी कर सकता हूं। तो यहां से मेरे पास du इक्वल टू कितना आ गया, TdS माइनस का PdV है। एक काम करो, थोड़े के लिए dw लिख दो उसको। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, dw लिख सकते हैं इसको हम, आंसर है हाँ जी लिख सकते हैं। अब देखो, अब एक काम करो, ये TdS दे रहे ना, इसको इधर ले आओ, u के साथ ले आओ, तो u माइनस का TdS एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का dw। एक क्वेश्चन ये आई। ठीक है, बस मैथमेटिकली करते रहना है, बस स्टेप याद रखना है यहाँ पर क्या करना है आपको। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम, इफ अगर मैं ये बोलूं, इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, अगर मेरा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कंडीशन लगा दी मैंने, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब क्या होगा देखो, देन du, देखो इसको क्या लिखता हूं मैं, जो ये ds है ना इसको मैं ये लिख सकता हूं, जो TdS है ना इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्या देखो ध्यान से देखना, dTs लिख सकता हूं और इक्वल टू माइनस का dw। आप पूछोगे भाई ये क्या हुआ, देखो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्या है मेरे पास, मैंने क्या बोला, जो मेरे पास ये चीज़ है ना यहाँ पर, ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो कैसे, dTs इज इक्वल, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के उस रूल से करो, तो t तो ऐसे रहा, फिर ds का इंटीग्रेशन प्लस s ऐसे रहेगा और t का इंटीग्रेशन dt हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो मेरे पास का डिफरेंशिएशन ऑफ ts था, क्या t ऐसे रहा, s का डिफरेंशिएशन ds, फिर s ऐसे रहा, प्लस लगा के s ऐसे रहा, t का डिफरेंशिएशन dt। ओके, ये बात समझ में आई। नाउ मैंने क्या बोला,
इफ t इज कांस्टेंट इट मीन दिस टर्म विल कैंसिल आउट, dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ dt इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब दिस थिंग दिस dts इज इक्वल टू tds। ठीक है, सही लिख दिया मैंने, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ओके लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, अब देखो ये भी डी है, ये भी डी है, डिफरेंशिएशन है, तो हम जानते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको मैं बाहर लिखता हूं डी को, तो डी और अंदर कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस कितना आ गया, टी एस आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का डी डब्ल्यू। अब यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है इसी को मैं क्या बोलता हूं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलता हूं। दिस फंक्शन इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज रिटन बाय एफ, जो हमने पढ़ा था, एफ से हम लिखते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का डी डब्ल्यू आ गया, वेयर एफ इक्वल टू कितना है मेरे पास, एफ इक्वल टू है मेरे पास यू माइनस का टी एस। ठीक है, वेयर एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस एंड दिस इज आवर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू माइनस टी एस आ जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत हुई आपको, सारी पुरानी चीज़ें थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पुरानी चीज़ था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पुरानी चीज़ थी। उन पुरानी चीज़ को मिला क्या क्या हमने एक नई चीज़ निकाली जिसको हमने क्या बोला, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बोला, एंड दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यू माइनस टी एस आ गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक चीज़ और देखो, क्या देखूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसे मैं क्या लिखता हूं, देखो डी डब्ल्यू यानी वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी एफ। दिस अगर मैं खाली डी एफ लूंगा तो डी एफ इज चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। अगर नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो ये इक्वेशन क्या दिखा रही है हमको कि वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ से, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं क्या करना है मेरे को, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है तो मैं क्या निकाल दूंगा, डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकाल दूंगा, और वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय सिस्टम के बराबर होगा। क्लियर होगी बात, इतनी बात। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वी गॉट फ्रॉम हियर। ना अब इसको देखो, ये क्या है मेरे पास, द फंक्शन इज एफ इज ए फंक्शन ऑफ, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, ये सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, f इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब मुझे क्या निकालना है, ये पता करना है कि जो हमने यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिफाइन किया ये फंक्शन किसका होगा, यानी इसमें वेरिएबल कौन कौन से होंगे। ओके, अगर यहाँ पर u दिख रहा है, t दिख रहा है, s दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि ये u t s तीनों का वेरिएबल हो। ठीक है, तो हमें निकालना है कि किसका ये वेरिएबल होगा। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज हमारे पास क्या है, f है मेरे पास, सिंस वी हैव f इक्वल टू यू माइनस टी एस। एक काम करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या कर दो, दोनों ओर चेंज कर दो। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज ना, दोनों ओर चेंज कर दो, यानी डी एफ निकाल दो, इनफाइनाइट जब चेंज डी एफ। तो डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू फिर माइनस का टी ऐसे रहा, फिर डी एस फिर माइनस का एस इंटू डी टी। प्रोडक्ट रूल लगा दें यहाँ पर मैंने। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटू एस क्या हो जाएगा, टी ऐसे रहा, एस का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस आएगा और बीच बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एस ऐसे रहा, टी का डिफरेंशिएशन डी टी हो गया। ये बात समझ में आई आपको ना। अब मेरे पास क्या है, डी यू है, और डी यू इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ बताओ, डी यू इक्वल टू ये लिख सकता हूँ मैं, आंसर आने लिख सकता हूँ, तो लिख दो फटाफट। तो यहाँ से मेरे पास डी एफ इज इक्वल टू डी यू जो कितना आ गया, टी डी एस फिर माइनस, देखो ये मेरे पास क्या है, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, P इंटू डी वी लिख सकता हूँ, आंसर आदि लिख सकता हूँ। तो P इंटू डी वी फिर माइनस टी डी एस माइनस का एस डी टी। अब देखो टी डी एस से टी डी एस उड़ जाएगा, उड़ गया टी डी एस से टी डी एस। अगर ये उड़ गया तो मेरे पास यहाँ क्या निकल के आया, देखो यहाँ से मेरे पास निकल के आया डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो कितना आ गया ये, माइनस का पी डी वी एंड माइनस का एस डी टी। ठीक है, सही लिख दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया। ओके, तो क्या आ गया, डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो दिस इज अवर डी एफ ना। अब देखो मैंने किसी सिस्टम के एफ यानी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पर कितना चेंज किया, डी एफ चेंज किया। सिस्टम के हेल्महोल्ट्ज फंक्शन पर डी एफ चेंज करने पर कौन कौन से वेरिएबल चेंज हुए सिस्टम के, एक वॉल्यूम चेंज हुआ और दूसरा टेम्परेचर चेंज हुआ।
इसका मतलब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या फिर वो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो फ्रॉम हियर सो वी कैन राइट दिस एफ विल बी अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ से इट इज सम क्वेश्चन नंबर, इसको 2 बोल दो और इसको क्या बोल दो 2a बोल दो। ओके ये बात समझ में आई आपको। नाउ अभी तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रखे हैं उसको मैं एक कोने में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में चाहिए होंगे और उसको फिर मैं रफ कर रहा हूँ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जब तक क्या करता हूँ कुछ चीज़ों को यहाँ पर नोट करता हूँ कोने में खोपचे में, ताकि बाद में मेरे को दिक्कत ना हो क्योंकि ये मेरे को चाहिए होंगे थोड़ी देर में। ठीक है देखो, तो पहले तो क्या निकला, ये निकला du, बहुत इंपॉर्टेंट है। du इज इक्वल टू क्या है मेरे पास TdS माइनस का PdV। ठीक है, अब यहाँ से पता किसका फंक्शन है, नीचे वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसको लिख दो df इक्वल टू कितना है दूसरा मेरे पास, df इक्वल टू निकल के आया कितना माइनस का PdV एंड माइनस कितना आ जाएगा S dt आ जाएगा माइनस का S dt। ये दो इक्वेशन अभी तक मेरे पास निकली। अब बात किसी करनी है मेरे को तीसरी चीज यानी एंथैल्पी। एंथैल्पी पर हमने पूरा एक लेक्चर बना रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत हम क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे कि एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है और एंथैल्पी किन किन वेरिएबल पर डिपेंड करती है, या बोलते हैं किन किन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल पर डिपेंड करती है। ठीक है, इजी चीज है। ओके इसे मिटाऊं मैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मुझे इसको जलपान कराना पड़ेगा, फिर हम मिटा देते हैं। ओके तीसरी चीज हमारे पास क्या है, एंथैल्पी। थर्ड हमारे पास क्या, एंथैल्पी। एंथैल्पी एंड रिप्रेजेंटेड बाय H। देखो एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते हैं, हम सब जानते हैं इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड डिफाइंड H इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बताओ, सिंस वी नो फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज H इक्वल टू होता है U प्लस PV। तो ये तो हमको पहले से पता है। और ये कैसे आया, कैसे हमने ड्राइव किया, ये सब हम क्या कर चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं। तो बार बार एक ही चीज घिसने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता। तो ऐसे H इक्वल टू कितना आ गया, U प्लस PV आ गया। हमें जो मेन काम है वो क्या है, हमें ये देखना है कि जो एंथैल्पी है वो किसका फंक्शन होती है। तो क्या करो दोनों ओर एक बार से इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, नाउ क्या निकाल दो, du निकाल दो। तो du इक्वल टू कितना, सॉरी ds निकाल दो। तो dh इक्वल टू कितना हो जाएगा, du फिर प्लस p ऐसे रहने दो, v का डिफरेंशिएशन dv फिर प्लस v ऐसे रहने दो, p का डिफरेंशिएशन dp। ऐसा कुछ हो गया ना। अब ये du है तो सिंस वी नो du इक्वल टू क्या होता है, यही लिखूं, सिंस वी नो du इक्वल टू कितना होता है हमारे पास dq यानी TdS एंड माइनस कितना आ जाएगा PdV आ जाएगा। इस du की वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो तो यहाँ से मेरे पास dH इक्वल टू कितना आ जाएगा TdS माइनस का PdV और फिर ये वाला पूरा चीज़ फिर प्लस कितना आ जाएगा ये PdV और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर VdP। देखो PdV से PdV कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मेरे पास DH इक्वल टू कितना आ गया ये TdS और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पर VdP आ गया। अब यहाँ से आप फटाफट से बता दोगे कि जो एंथैल्पी होती है किस किस का फंक्शन होती है। अगर मैं किसी सिस्टम की एंथैल्पी में DH चेंज करता हूँ तो उस सिस्टम का और कौन कौन चीज़ें चेंज हो रही है, एक एंट्रोपी, दूसरा प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 3 बोल दो। इसका मतलब हुआ कि आवर एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ S एंड P। इसका फंक्शन होता है ये S और P का फंक्शन होता है। एंड स्टेट इज सम इक्वेशन नंबर 3a। इसे क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर 3a बोल दिया। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक, आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो फोर्थ है वो है हमारे पास क्या, गिब्स पोटेंशियल। फोर्थ है हमारे पास कौन सा, गिब्स पोटेंशियल। गिब्स पोटेंशियल। अब मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहूँगा, याद कर लो बोलूँगा। ठीक है, गिब्स पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई G। ओके,
नाउ अब इस चीज़ को देखो एक बार, जो भी यहाँ पर हमारे पास निकल के आया कि F इक्वल टू यू माइनस टी एस, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, H के बारे में डिस्कस किया, यानी इससे ठीक पहले क्या पढ़ा, U पढ़ा, यानी U यहाँ पर आ गया, इसके बाद क्या पढ़ा, H पढ़ा। एक काम करो, इस फॉर्मूले में U की जगह H रख दो, वही क्या होता है हमारा गिब्स पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से गिब्स पोटेंशियल क्या आ जाएगा, G इक्वल टू आ जाएगा क्या, H माइनस टी एस। तो गिब्स पोटेंशियल G इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, H माइनस टी एस होता है। तो यहाँ पर लिखना गिब्स पोटेंशियल H माइनस टी एस मैथमेटिकली डिफाइन एज लाइक दिस, ठीक है, या फिर गिब्स पोटेंशियल मैथमेटिकली डिफाइन एज G इक्वल टू H माइनस टी एस, ठीक है। अब एक इसके साथ फंक्शन होता है, वो निकालना बहुत ही आसान है। देखो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, H की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, H की वैल्यू कितनी है देखो, U प्लस पी बी है, तो यहाँ से मेरे पास और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सिंस वी है G इक्वल टू H की जो कितना है मेरे पास U प्लस पी बी, और माइनस कितना आ जाएगा, टी एस आ जाएगा, और U माइनस टी एस क्या होता है, F होता है, U माइनस टी एस इक्वल टू F और प्लस कितना आ गया, पी भी आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। G इक्वल टू F प्लस पी भी लिख सकते हैं, और G इक्वल टू H माइनस टी एस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें निकालना है कि फंक्शन किसका हो, क्या कर दो, DG निकाल दो। तो यहाँ से मेरे पास DG इक्वल टू कितना आ गया, DF और फिर प्लस इंटू PDV और फिर प्लस कितना आ गया, VDP आ गया, और DF इक्वल टू अभी हमने निकाल रखा है, कहाँ है देखो, ये है, DF की वैल्यू पुट कर दो। तो DF इक्वल टू कितना है मेरे पास, यहाँ देखो DG इज इक्वल टू DF इक्वल टू माइनस का PDV एंड फिर कितना है देखो माइनस का SDT और फिर प्लस का कितना आ गया ये PDV एंड फिर माइनस कितना, प्लस का कितना आ गया VDP आ गया। देखो PDV से PDV कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास DG इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का SDT और प्लस कितना आ गया यहाँ पर V इंटू DP। नाउ सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 4, और अब देखो यहाँ से फंक्शन किसका हो जाएगा फिर, G विल बी अ फंक्शन ऑफ, बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो जब मैंने G में DG चेंज किया तो कौन कौन सा चेंज हुआ, एक तो T चेंज हुआ और दूसरा P चेंज होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, G विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर P, T एंड सेट इज सम क्वेश्चन नंबर 4A। इसे क्या बोल दिया मैंने, समीकरण नंबर 4A बोल दिया। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये मेरे पास क्या निकल के आए, यहाँ पर 4 थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है, बोलते हैं 4 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन निकल के आए। कौन कौन से थे, इंटरनल एनर्जी, गिब्स पोटेंशियल, सॉरी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, फिर फोर्थ कौन सा था, थर्ड कौन सा था, एंथैल्पी, और फोर्थ कौन सा था हमारे पास, गिब्स फंक्शन। इन सबको मैं एक साथ लिख दूं यहाँ पर। देखो यहाँ पर थोड़ा जगह बना रखी है, DE हो गया, DF हो गया, और DH क्या हो जाएगा मेरे पास, DH विल बी इक्वल टू TDS। अब देखो ये याद होने चाहिए, दिक्कत ये है TDS प्लस, अब आप कह रहे होगे सर आप ही को याद नहीं है, मैं कैसे याद करूं। अब देखो अभी मैं आपको कुछ चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूं, एक रामबाण इलाज देता हूं उनको याद करने का, कभी नहीं भूलोगे। SDT है, फिर प्लस कितना है यहाँ पर VDP है, ठीक है। अब देखो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट गाथा, जितना अभी तक मैं डिस्कस किया, आई थिंक 20-25 मिनट हो गए होंगे। इन 20-25 मिनट को की चीज़ को मैं सिर्फ एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से आपको समझा सकता हूँ। देखो कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डायग्राम बना। अब ध्यान सुना, ध्यान से डायग्राम को देखना, सब कुछ समझ में आएगा ना। ट्रिक लिखो या फिर कुछ भी लिखो, ट्रिक मत लिखो, ऐसे लिख दो, ज्ञान लिखो, ट्रिक नहीं लिखना चाहिए, ज्ञान, ठीक है। वजन आता है चीज में, ट्रिक में ऐसा लगता है कि एक बार काम आएगी या काम नहीं आएगी, लेकिन ये क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है मेरा, देखो इस तरीके से, देखो एक इस तरीके से सबसे पहले डब्बा बनाओ, डब्बा बोल सकते हैं या फिर रेक्टेंगल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन बनाओ इस तरीके से, एक डिजाइन यहाँ बनाया यूँ करके, और एक डिजाइन यहाँ बनाया। ये डिजाइन बनाने में किसी को दिक्कत है, इतना याद करने में किसी को दिक्कत है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ लिखो G और यहाँ लिखो P और यहाँ लिखो S, GPS। किसी को याद करने में दिक्कत है, GPS सबके फोन में होता है, GPS लिख लिया, ओके। अब यहाँ लिखो क्या, S है यहाँ पर। अब महिंद्रा की SUV सबके पास होती है, तो SUV महिंद्रा की SUV। अब जो SUV में नहीं बैठ सकते, किसमें बैठते हैं, TVS का मोटरसाइकिल में। अब यहाँ से अगर SUV बन रहा है तो यहाँ से क्या बनना चाहिए,
एस, लेकिन एस अब दो जगह नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या आया, यू आया। याद करने का तरीका है, यहाँ से क्या बनना चाहिए, जीपीएस, यहाँ से एसयूबी, और यहाँ क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, और ऐसे पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये टीबीएस होगा, एस की जगह क्या आएगा, यू आएगा, एस की जगह यू आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, याद करने का तरीका। ओके, अब इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ, और यहाँ क्या लिखेंगे, एच। अब ये तो समझ में आ रहा है ना, ये जो मैंने लिखे ये क्या है, जी क्या है, गिब्स पोटेंशियल, पी क्या है, प्रेशर, एस क्या है, एंट्रोपी, यू क्या है, एनर्जी, वी क्या है, वॉल्यूम, टी क्या है, टेम्परेचर, एफ क्या है हमारा हेल्महोल्ट्ज, और एच क्या है हमारी एंथैल्पी है। अब देखो, अब तरीका क्या है, मान लो मैं किसको देख रहा हूँ, इस एफ को देख रहा हूँ, एफ से इधर क्या है, एफ से इधर टेम्परेचर है, और नीचे को क्या है, ओ सॉरी वी इधर आएगा, हाँ, नीचे क्या है मेरा, वी है। जब भी मैं कहाँ चलूँगा, या तो मैं लेफ्ट चलूँगा या मैं नीचे को चलूँगा। अब ध्यान सुनना बात को, रूल देखो, अगर मैं लेफ्ट चलूँगा या डाउन चलूँगा तो कैसा आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक साइन आएगा। और इसके अलावा अगर मैं ऊपर और दाएं चलूँगा तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो याद कौन सा रखना है हमको, लेफ्ट और डाउन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेफ्ट डाउन नेगेटिव, लेफ्ट डाउन नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट को हम नेगेटिव लेते हुए आ रहे हैं और डाउन को हम नेगेटिव बचपन से लेते हुए आ रहे हैं। अब देखो, पहला रिलेशन देखो क्या है, डी यू है, तो लिखो यहाँ पर डी यू, लिख दिया डी यू यहाँ पर, डी यू इज इक्वल टू, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू। अब यू को ढूंढो, कहाँ है भैया यू हमारा, इधर है। क्या करो यहाँ पर, इस तरीके से ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि उसके आगे तो कुछ आना है ना, ऐसे ब्रैकेट, फिलहाल के लिए ब्रैकेट लगाओ। अब डी के ऊपर जाओ, ऊपर की ओर क्या है, एस है, देख एक लाइन कहाँ की ओर गई है, इधर से ऊपर के एस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। ठीक है, अब यू से एक लाइन इधर की ओर है और यहाँ क्या है, वी है, यानी यहाँ पर डी भी आएगा, लेकिन कहाँ की ओर, लेफ्ट की ओर है, तो क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव माइनस का सम ब्रैकेट इनटू डी वी आएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि इसका कैसे पता चलेगा कि ब्रैकेट तो छोड़ देना हमने, तो यहाँ पर ये भी तो है, यहाँ टी है, यहाँ पी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका अनुमान कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है अनुमान लगाना। जो यू है वो क्या है, एनर्जी है। अब देखो क्लास 11th की पहली क्लास याद करो, डायमेंशन फॉर्मूला, और ये ऐड तभी होंगे, ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होंगे, सेम होंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का, तो ये भी एनर्जी होना चाहिए और ये भी एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, और हम सब जानते हैं यहाँ क्या आएगा, हमेशा एच के साथ एंट्रोपी को अगर मैं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी यूनिट आ जाएगी, एनर्जी की। और अगर मैं वॉल्यूम को प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसकी यूनिट आ जाएगी, एनर्जी की। क्यों, बिकॉज वर्क इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू डी भी होता है, डी की इक्वल टू क्या होता है, टीडीएस होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी लिख देंगे हम, और यहाँ क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, सोचना ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर वी आएगा ऑब्वियस सी बात है उसके बगल में पी आएगा, यानी मल्टीप्लाई में पी आएगा, और जहाँ पर एस आएगा ऑब्वियस सी बात है उसके मल्टीप्लाई में टी आएगा ही आएगा। क्यों, टेम्परेचर से जब एंट्रोपी को मल्टीप्लाई किसकी यूनिट आएगी, एनर्जी की यूनिट आएगी। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पर जितने भी फंक्शन है सबकी जो यूनिट होगी, यहाँ पर सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनर्जी का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, ओके, ये तो क्या होगा, पहला वाला हो गया। अब बात करते हैं डी एफ की बात करते हैं। एफ को ढूंढो, फिर कहाँ है एफ, एफ ये है, एफ से लेफ्ट में गए यानी कितना आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट डी टी आ गया, फिर नीचे की ओर गए माइनस आएगा, माइनस का ब्रैकेट डी वी आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है एस आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये वी है, वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या आएगा, प्रेशर आएगा। यही है फॉर्मूला, सही लिखा, हाँ, माइनस का पी डी वी माइनस का एस टी टी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी बारी है, देखो एच की बारी है, तो यहाँ क्या लिख दो, डी एच लिख दो, डी एच, एच का है, यह है, ढूंढो इसको, ये पी इधर आएगा यार, सॉरी, ठीक है सॉरी, हाँ पी इधर आएगा, एच ये है, सबसे पहले कहाँ की ओर जाओगे, ऊपर की ओर, तो यानी कितना आ जाएगा, ये डी पी आ जाएगा, डी पी, यहाँ पर कुछ ब्रैकेट, फिर कहाँ की ओर, राइट की ओर, यानी क्या आएगा, प्लस आएगा, ब्रैकेट डी एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 100% वी आएगा, क्योंकि किसकी यूनिट चाहिए, यहाँ पर हमारी एनर्जी की यूनिट होनी चाहिए, और ये एस है तो यहाँ क्या आएगा, टी आएगा। यही है, देखो टी डी एस, और ये मेरे पास क्या है, वी डी पी, और फिर क्या है मेरे पास, जी है, तो जी कहाँ इधर, ये है, राइट में जाओ, कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट डी पी हो जाएगा, नीचे को आओ तो माइनस का ब्रैकेट और कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, पी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस का एस डी टी और प्लस वी डी पी, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। अब ये डायग्राम याद हो जाएगा ना आपको, तो अभी तक जितना पढ़ा सब याद हो जाएगा।
अब अगर सोचने की जरूरत है ही नहीं, u will be the function of s and v, f will be the function of t and v, h is the function of pressure and entropy and g will be the function of pressure and temperature। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया, मेरे को ऐसा आभास हो रहा है, ठीक है, ओके। अगर इतना मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपको फंक्शन याद करने में, याद तो करने नहीं है, याद ये करना है, फंक्शन अपने आप निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ये कभी कभी जैम में या गेट में सीधे सीधे पूछा जाता है कि एंट्रोपी किसका फंक्शन होगा, या फिर एंथैल्पी किसका फंक्शन होगा, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा, या फिर जो एफ है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है वो किसका फंक्शन होगा, या फिर जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब क्या हुआ, इन जो मेरे पास 4 यहाँ पर फंक्शन निकल के आए, इन फंक्शन की हेल्प से मैक्सवेल ने क्या की, 4 पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ड्राइव करी, ठीक है। 4 पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन ड्राइव करी, किनकी हेल्प से, इनकी हेल्प से। अगर आपको ये याद है ना, तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है उनको ड्राइव करना क्या है आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। एक बार देखें वो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, देखो इसे मिटाऊं मैं ना, इसके नीचे लिख के चलेंगे, इसको बार बार जल पिलाना पड़ रहा है मुझे यार। ओके, इसके नीचे लिखो, यहाँ तो हो गया ना, यहाँ तक लिखा था, इक्वेशन नंबर 4 तक लिखा था, और उसके नीचे लिखो बाय द हेल्प ऑफ अबव 4 फंक्शन वी कैन राइट 4 पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिखो पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा लग रहा है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एज मैक्सवेल इक्वेशन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब वो कौन कौन सी होती है, देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप थोड़ा दिल को थाम के रखिए, मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं, लेकिन पहले मेरे को लिखने दो। देखो पहले जो इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है कुछ, क्या, पार्शियल एस अपॉन पार्शियल वी इज इक्वल टू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, किसी में इसको फर्स्ट लिखा है, किसी में दूसरी वाली को फर्स्ट लिखा है, ठीक है, वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो ऐसा हम नहीं करके चलेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक, ये इक्वेशन है ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक, मतलब ऐसा हम बोलेंगे जनरली। तो दूसरी इक्वेशन होती कुछ ऐसी होती है, पार्शियल टी अपॉन पार्शियल वी इज इक्वल टू पार्शियल पी अपॉन पार्शियल एस एट कांस्टेंट एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। जो थर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, पार्शियल वी अपॉन पार्शियल एस इज इक्वल टू पार्शियल टी अपॉन पार्शियल पी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये थर्ड इक्वेशन है। और जो फोर्थ इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, पार्शियल वी अपॉन पार्शियल टी इज इक्वल टू माइनस का पार्शियल एस अपॉन पार्शियल पी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये चौथी इक्वेशन होती है। तो ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया याद कैसे हुए, देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे ज्ञान की बातें हमने यहाँ की थी वैसे ही एक ज्ञान की बात इनके लिए भी है। अभी मैं सिर्फ आपको मैक्सवेल इक्वेशन की झलक दिखा रहा हूँ, लेकिन जो डेरिवेशन वाला काम होगा, इसको ड्राइव करो, इसको ड्राइव करो, इसको ड्राइव करो, इसको ड्राइव करो, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा एम ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है वो ये है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, क्यों है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जानना, इनको याद रखना या फिर कैसे आई या बोलते हैं कैसे याद रखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, सीधे सीधे पूछा जाता है फॉलोइंग में से कौन सा मैक्सवेल का रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का नाम आ गया ना, अपने आप इंपॉर्टेंट हो गया। तो फॉलोइंग में से कौन सा मैक्सवेल का रिलेशन है, गेट में पूछा जाता है, जेम में पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब यूनिवर्सिटी लेवल में आएगा, आपके एमएससी में आएगा, बीएससी में आएगा, उसमें बीएससी में होती है थर्मोडायनेमिक्स, अगर बीएससी में आएगा तो वो ड्राइव करने को बोलेगा, ये नहीं पूछेगा कि कौन सा होता है। अगर आपके वहाँ एमसीक्यू आते हैं तब पूछ सकता है, अगर एमसीक्यू नहीं आते हैं तो फिर नहीं पूछेगा। लेकिन गेट और जैम में इसकी आने की मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब ये चीज़ आई कैसे, बहुत आसान है याद करना। कैसे करोगे, देखो ऐसे करो, एक ऐसे अगेन ऐसे बॉक्स बनाओ, बना दिया बॉक्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखो, SPVT, ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते आप, ठीक है, सिंपल है SPVT, ठीक। STP, SPVT, ठीक है, इतना लिखा, ओके। अब देखो फिर अगर इतना लिखा ना तो एक काम करो, इधर देखो, ये मेरे पास क्या है, S है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये मेरे पास S है, ऊपर क्या आएगा, पार्शल S, नीचे क्या है, V है, नीचे क्या आ जाएगा, पार्शल V आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रखो, इक्वल टू, ऊपर क्या है, P है, पार्शल P आ जाएगा, नीचे क्या है, T है, पार्शल T आ जाएगा। एंड दिस होल थिंग इज, देखो यहाँ मेरे पास किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी वी के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या है, टी के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहाँ टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ टी कांस्टेंट होगा, अगर यहाँ क्या है टी के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ वी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जो क्वांटिटी है इधर कांस्टेंट होगी, ठीक है, ये है। सेकंड में क्या करेंगे, ऐसा करो, इस टी को एस की जगह ले जाओ, ऐसे डायगोनली एक्सचेंज करो, बाकी वैसे रहेगा, सिर्फ क्या होगा, डायगोनली एक्सचेंज होगा। तो डायगोनली एक्सचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो पार्शल टी अपॉन पार्शल वी, दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये चीज़, ये भी चेंज होंगे अभी, ठीक है, इनका ध्यान देना, ये भी चेंज होंगे। और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू पार्शल पी, अब यहाँ का एस आ जाएगा, पार्शल एस, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर, अब जैसे हमने डायगोनली एक्सचेंज किया, डायगोनली एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। दूसरी चीज़, यहाँ क्या है, वी के साथ डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ वी कांस्टेंट, और यहाँ एस के साथ डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ एस कांस्टेंट, ठीक है, वही मैंने लिख दिया। अब नीचे वाले दो आसान है, क्या कर दो, इन्हीं को उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा करो, इसको भी उल्टा, पहले इसको उल्टा करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये पार्शल भी अपॉन पार्शल एस, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शल टी अपॉन पार्शल पी। ये क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ प्रेशर का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है, और ये क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट एस, ठीक है, सही लिखा। और फिर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला, मतलब अब इसको उल्टा करो सेकंड वाले को, तो क्या आ जाएगा, ये पार्शल भी अपॉन पार्शल टी, तो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस साइन तो रहेगा ही, एंड पार्शल एस अपॉन पार्शल पी, एंड दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस वन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो दीज 4 मैक्सवेल इक्वेशन, एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने भी तो क्या लिखा है, ट्रिक की हेल्प से लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें, ओके, ठीक, आई थिंक सही होना चाहिए यार। पार्सल एस अपॉन पार्सल वी, पार्सल टी अपॉन पार्सल वी, सही है ना, SPVT, ठीक है, सिंपल है, ओके, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज अगेन ज्ञान की बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डायग्राम याद है, इसका मतलब आपको 4 के 4 मैक्सवेल इक्वेशन याद है, ये भी क्या है हमारे पास, ज्ञान की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान है हमारा आज का, ओके। तो जो अभी तक का पूरा लेक्चर था वो 2 डायग्राम में क्या होता है, समाप्त हो सकता है। एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है, कोई दिक्कत अभी तक, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हमारा नेक्स्ट एम क्या है, इन मैक्सवेल इक्वेशन को ड्राइव करना, ठीक है, कि ये मैक्सवेल इक्वेशन किसके हेल्प से ड्राइव होगी, ये किसके हेल्प से ड्राइव होगी, ये किसके हेल्प से ड्राइव होगी, ये किसके हेल्प से ड्राइव होगी, और ड्राइव कहाँ से होगी, इन्हीं जो मेरे पास 4 यहाँ पर पोटेंशियल हमने लिखे हैं, 4 जो फंक्शन हमने लिखे हैं, इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे, इन मैक्सवेल इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो तभी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे यहाँ पर हम करेंगे। एक बार इसको घर में जाके ट्राई करना, घर में जाके बोल रहा हूँ मतलब आप तो घर ही में होंगे ना, तो घर में एक बार इसको ट्राई करना, ठीक, इसको बना के और इसको बना के, और आपके फॉर्मूले सही आते हैं या फिर नहीं आते फिर क्रॉस चेक करना,
ओके, तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बड़ी मेहनत से लेक्चर बनाया है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैला दो। मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।